दोस्तों इस वीडियो में हम विद्युत अपघटनी विधि के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे धातु जिनका हम शोधन विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं और बताए थे कि विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग हम किस धातु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं उनका शुद्ध करने के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है और उस तरह के अयस्क को शुद्ध करने के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सा हौज होता है, एक बड़ा सा हौज होता है, टंकी होती है। टंकी के अंदर हम क्या भर देते हैं, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं या CuSO4 होता है। अम्लीय का मतलब होता है, एक बोले तो तेजाब का नाम सुना होगा, तेजाब भर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे बैटरी होता है ना, बैटरी के अंदर तेजाब, वैसे यहाँ पर भी बता रहा है कि यह एक हौज है, उसके अंदर हम तेजाब भर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब तेजाब भरने के बाद करते क्या है, एक टैंक होता है, टैंक के अंदर भी इस तेजाब भर देते हैं। इसके बाद यह एक प्लस और एक माइनस, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और जिसे माइनस कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बैटरी है तो एक प्लस होगा, एक माइनस होते हैं। आम भाषा में हम उसको खूंटी का नाम देते हैं। बैटरी की दो खूंटी होती है, बड़ी बैटरी आप देखिएगा उसमें दो टर्मिनल निकले होंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, जिसे एक प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड का नाम दिया जाता है। ये भी रासायनिक नाम होते हैं, मतलब केमिस्ट्री में यूज करने वाले नाम होते हैं और हमेशा ये उपयोग होते हैं इसी नाम से, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड है प्लस और कैथोड है माइनस। अब इनका उपयोग मतलब बैटरी जैसा ही हो गया। मतलब एक बड़ा सा डिब्बा है, डिब्बे के अंदर तेजाब है, तेजाब में हम दो चीज़ों को डाल दिए हैं। ठीक है, और दो चीज़ों को कौन से हैं, एनोड और कैथोड है। मतलब हम प्लस और एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस का उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब इस पर प्लस और इस पर माइनस का उपयोग करेंगे, मतलब लाइन से जोड़ देंगे, एक वाले में प्लस वाला और एक वाले में अर्थ वाला, दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है कि नीचे टैंक है, टैंक के अंदर हम भर दिए हैं, क्या भर दिए हैं, अयस्क को भर दिए हैं, पीस करके पाउडर बना के भर दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही बिजली प्रवाहित करेंगे, जैसे ही बिजली स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, तो होता क्या है कि ये दो हिस्सों में टूट जाता है। प्लस और माइनस में क्या होगा, ये वाला दो हिस्सों में टूट जाएगा और गंदगी तो टूटेगी नहीं, जो धातु होगा वो टूट जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ भाग जाएगा। देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए Cu2+, यह प्लस है, प्लस वाला किधर भाग कर जाएगा, माइनस की तरफ। यह तीर में देख रहे हैं ना, तीर में दिखाया भी है कि प्लस वाला माइनस की तरफ जाता है। तो धातु हमेशा क्या होती है, प्लस वाली होती है। धातु हमेशा प्लस होती है, माइनस नहीं होती है। माइनस अगर होती तो हो जाता अधातु हो जाता। माइनस क्या होती है, अधातु होती है, जो प्लस होती है वो धातु होती है। धातु हमेशा प्लस में होती है तो भाग जाएगी, जाकर के इस पर चिपक जाएगी। कहोगे धातु अलग चिपक जाएगी और गंदगी यहीं पर बैठ जाएगी। देखिए गंदगी यहीं पर बैठी है और बाकी कॉपर यहाँ से उठा, आराम से टलते टलते पहुँच गया कैथोड के पास। कैथोड पर जाकर के चिपक गया, दोस्ती कर लिया। अब जैसे कैथोड को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो इस पर चिपका रहेगा। अब बाहर जब निकाल लेंगे, बाहर पर खुरुच करके अलग कर लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है, काम खत्म इसका। यह बहुत अधिक क्रियाशील करने वाले धातुओं के साथ ऐसा किया जाता है। साठ्यम ते सटा चढ़ते वाला नियम है, जो जैसा कर रहा है ना उसके साथ वैसा का नियम कर रहे हैं। कम क्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और बहुत अधिक उच्च अभिक्रियाशील तत्वों के साथ सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, जो बहुत उच्च अभिक्रियाशील उसको करंट दिया गया, चल ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मान। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग था। तो यहाँ पर देखिए एनोड पर अशुद्धियाँ जम जाती है। एनोड पर कहाँ जाती हैं, देखिए अशुद्धियाँ एनोड पर आ गई ना, और कैथोड पर शुद्ध तांबा जाकर के चिपक जाता है। करा भैया तुम ही हमारे बस की हो, तुम ही हमें अच्छा लगे, सो हम तुम्हारे पास आ गए। तो यहाँ से तांबा उठा, यहाँ से उठा तांबा इस वाले में से, यहाँ से आकर के इस पर जाकर के होता है चिपक गया। अब इसी को जब बाहर निकाल लेंगे, खुरच करके तांबे को अलग कर लेंगे, काम खत्म, शुद्ध हो गया तुरंत। इसके बाद विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में मिला देते हैं। ये सच बता रहा है कि कौन कौन चीज़ों का उपयोग किया गया था। सिंपल सी बात है। यह विद्युत अपघटनी का उपयोग हम किस तरह के धातु को शोधन के लिए करते हैं, तो बता दीजिएगा कि विद्युत अपघटनी विधि का, विद्युत अपघटनीय इसका नाम है, विद्युत अपघटनीय विधि। इसका नाम हम उच्च अभिक्रियाशील
तरह के धातुओं का शोधन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो हमें अगली स्लाइड में मिलता है वही चीज़ जो आपको बताए थे हम पीछे। क्या बताए थे कि विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब उस बैटरी में विद्युत डालते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते थे, एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। एनोड से जैसे क्या होता है धातु घुल करके अलग हो जाते हैं। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कापर निकल करके जाते कैथोड पर चिपक जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। बताए थे ना कि अभी पीछे बताए थे कि कैसे जाकर के कैथोड पर माइनस वाले पर चिपक जाते हैं। अभिलय अशुद्धियाँ एनोड की तली में क्या हो जाती है, निपेक्षित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिन्हें हम पंख कहते हैं। पंख मतलब आप जानते हैं, समझदार है, कीचड़ एनोड के नीचे जाकर के जम जाते हैं। एनोड के नीचे गंदगी हो जाएगी और कैथोड पर जाकर के तांबा शुद्ध पदार्थ चिपक जाएगा। काम खत्म, निकाल लीजिए, साफ कीजिए और बेच दीजिए, पैसा मिल गया आपको। ठीक है, इस तरह से शुद्ध किया जाता है अधिक क्रियाशील तत्वों को, पदार्थों को या धातु को। अगली स्लाइड में हम चलते हैं तो अगली स्लाइड में हम संक्षारण के बारे में हमने को पहले वीडियो में मतलब इसके कुछ पहले वीडियो में बताया था कि संक्षारण आखिर क्या होता है। मतलब अगर कोई धातु हो, जैसे लोहा है, रख दीजिए हवा में, पानी मिला करके देखिए जंग लग जाएगा। जंग लगना ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, मतलब क्षय होने लगती है, टूटने लगती है, खदड़ने लगती है, खराब होने लगते हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं संक्षारण हो रही है, संक्षारित हो रही है, मतलब गड़बड़ी हो रही है इसके अंदर। आई बात समझ में? कब? जब ये अम्ल आर्द्रता या हवा के संपर्क में आती है तब। आप देखते होंगे अगर किसी भी धातु को, लोहे की कील को पानी में रख दीजिए, इसके पानी में रख करके बाद रख दीजिए, इसके बाद देखिए कैसे वो तुरंत कुछ टाइम बाद जंग लग जाता है उसके ऊपर। कुछ टाइम का मतलब 1 आध दिन बाद जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और धीमे धीमे वो क्या हो जाती है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है वो भी। उसी को संक्षारण कहते हैं। देखिए सिल्वर क्या होता है, वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, जिनके कारण वायु वस्तु काली हो जाती है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो स्लाइड देख रहे हैं, यह स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि यह एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यही वाले नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं कि सिल्वर क्यों काली हो जाती है। सिल्वर काली इसी वजह से अभी बता रहे हैं कि क्यों काली हो जाती है। सिल्वर मतलब होता है चांदी। चांदी देखते हैं ना कि अगर हम लेकर के आते हैं, पहनना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय बाद चमकीली होती है, लेकिन धीमे धीमे उसका कलर बदरंग होने लगता है, काली हो जाती है। काली क्यों हो जाती है? देखिए कि वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं। सिल्वर सल्फर से, याद कर लीजिए ट्रिक, सिल्वर सल्फर मतलब सिल्वर चांदी सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है। सिल्वर सल्फाइड ट्रिक है। सिल्वर से बना, सिल्वर रिएक्शन किया सल्फर से रिएक्शन करने के बाद बन गया सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड के कारण ही हमारी चांदी क्या दिखने लगती है, काली दिखने लगती है। ठीक है, कितनी चमकीली थी बेचारी और बन गई काली, किसकी मदद से? सिल्वर सल्फाइड के कारण। कैसे हुआ रिएक्शन, तो हम देखते हैं। रिएक्शन इस तरह से हुआ कि पहले था सिल्वर, क्या था, सिल्वर था, सिल्वर मिला जब सल्फर से, कितना बदनसीब है बेचारी सिल्वर मिला जब सल्फर से तो बना सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बन गई। यह सिल्वर सल्फाइड ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से हो गई काली। ठीक ना? तो याद कर लीजिएगा चांदी काली क्यों दिखती है, तो चांदी सिल्वर सल्फाइड के कारण काली हो जाती है। यह है भैया, बता रहे हैं ना, पढ़ लीजिए, काम आएगी अगर कुछ करना है तो। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा कापर। देखिए कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बता रहे हैं कापर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बना देता है। कापर का कटिया लगाए कभी, कटिया, अरे वो मछली मारने वाला कटिया नहीं है, जो तार है ना, तार के ऊपर हम कटिया फंसा देते हैं घर में बिजली लाने के लिए चोरी चोरी। अगर कापर का यूज करते हैं ना तो कापर क्या हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। कुछ टाइम बाद जैसे ही पानी उनी पा करके ना हरे रंग का हो जाता है, वह क्या होता है, कापर कार्बोनेट होता है। आई बात समझ में? कापर कार्बोनेट बना लेते हैं। कापर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फर सल्फाइड,
सिल्वर सल्फर और सिल्वर सल्फाइड, देखिए कैसे ट्रिक है याद करने का। सिल्वर सल्फर सिल्वर सल्फाइड, यहाँ पर देखिए कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन गया। यहाँ पर याद कर लीजिए, कॉपर मिला कार्बन डाइऑक्साइड से बना कॉपर कार्बोनेट। याद करिए, कॉपर क्यों रंग बदल जाता है। कॉपर देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी आप लोगों के घर में परात, थार जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, अगर आपको होगा तो अगर कई दिनों तक अगर रखा गया है तो आप देखते हैं उसके ऊपर हरे हरे कुछ हिस्से आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वह किसके वजह से होते हैं, वो भी अगर तांबा का है तो तांबे की वस्तु में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। जब बनाता है कॉपर कार्बोनेट तो हो जाता है हरा। आई बस में इस तरह से वो खराब होना स्टार्ट होता है। उसको साफ सुथरा करके सुखवा करके रखिए, तब सही रहेगा। आगे देखिए लोहा। लोहा के बारे में अच्छी तरह से आप परिचित होंगे भैया, लोहा कौन नहीं जानता। लोहा हवा के संपर्क आर्द्र वायु में, मतलब नमी वाली वायु में, खासकर बरसात में और ठंडी में, लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। जंग लगना मतलब मूर्छा खाना, बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे मूर्छा से, जिसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, तो लोहा किसकी मदद से हम बनता है, नमी वाले जगहों पर रखने से लोहा जंग लग जाता है, जिसे हम संक्षारण कहता है। जिंक सिल्वर का भी संक्षारण हुआ, कॉपर का भी संक्षारण हुआ, लोहा का भी संक्षारण हुआ। देखिए कितनी संक्षारण खराब चीज़ होती है ना। अब हम चलते हैं, इन संक्षारण का उपाय भी तो करना पड़ेगा बेचारा, बचना कैसे है। सिल्वर इतनी चमकीली हो गई काली, कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए भी मेकअप की व्यवस्था किया जाता है कि सिल्वर को कैसे सही रखा जाए, है ना। तो हाँ देखिए, यहाँ पर सिल्वर की सुरक्षा के लिए हम संक्षारण से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो मेकअप क्या करते हैं, देखिए लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। कैसे, पेंट करके। मेकअप हो रहा है बेचारा का, पेंट कर दिया जाए तो हो जाएगा ये सुरक्षित, नमी उमी नहीं पहुँचेगी, तो वैसे ही रहेगा। तेल लगा दिया जाए, तेल लगाने से भी वो सुरक्षित रहेगा। ग्रीज लगा करके, मतलब ग्रीस पोत करके। असद लेपन करके, असद लेपन का मतलब होता है जिंक पिघला करके इनके ऊपर पोत दिया जाए, उसको असद लेपन कहते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध भाषा में बात करें तो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण यह होता है असद लेपन। यह होता का भैया, जिंक को पहले पिघला लेते हैं एकदम, रांगा जैसे रांगा पिघला उसी में डुबो करके निकाल लेते हैं, जिंक पूरा चिपक जाती है। अगर 100 साल फेंक दीजिए उसको कुछ नहीं होगा, इतना मतलब जंग लगेगा ही नहीं उसके। ठीक है, इसके बाद क्रोमियम का लेप लगा, क्रोमियम को भी अगर पोत दीजिए उसके ऊपर तो भी वो जंग नहीं लगेगा। एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु का नाम सुना, मिश्र धातु पढ़ाएंगे अभी, पीछे है मिश्र धातु पढ़ने के लिए, परेशान ना होइए। असद लेपन का मतलब यहाँ पर दे दिया है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की, मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे असद लेपन प्रक्रम कहते हैं। बता दिए थे पहले ही, असद लेपन किसे कहते हैं। असद लेपन का मतलब होता है ना कि लोहे के ऊपर जिंक को पोत दीजिए बढ़िया से पिघला करके। इतना आसान नहीं होता जिंक को पोतना कि पेंट उठाए पोत दिए। जिंक को मतलब जिंक, आप जिंक जानते होंगे या जिंक नहीं देखे होंगे तो पता कीजिएगा, जिंक लोहे जैसा होता है, उसको पिघला करके ना इसके बाद उसको पोता जाता है। ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी लगे होते हैं, हाई वोल्टेज के लगे होते हैं पिघलाने के लिए, उनको बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें जिंक पिघला करके मशीन की मदद से लोहे को ही पूरा का पूरा डुबो दिया जाता है उसके अंदर, वो हो गया चिपक गया उसके अंदर। अब वो लोहा हो गया 100 साल के लिए अस्थिर, 100 क्या 500 साल। ठीक है, जल्दी ख़राब नहीं होगा, इतना पावर होते हैं जिंक में। आगे तरफ चलते हैं तो आगे हमें मिलता है मिश्र धातु। हमने बताया ना मिश्र धातु के बारे में हम पढ़ाएंगे भैया, थोड़ा सा सब्र रखिए कि यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्र धातु हमें क्या है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को
धातु या धातु और अधातु को समांगी मिश्रण से होते हैं। समांगी मिश्रण के बताए थे, ऐसा मिश्रण जिनको मिलाने के बाद देखने पे भी न पता चले कि उसमें कुछ मिलाया गया, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब दो धातुओं को पिघला करके मिला दिया गया ना, अगर एक चीज़ बन गई उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मतलब दो धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को एक में मिला दिया गया, उसे वो कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, यह होता है मिश्र धातु। अब हम बात करते हैं तो आखिर कैसे। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यह बहुत मस्त क्वेश्चन है। लोहा को और मजबूत करना है। एक होता है नर्म लोहा, एक होता है हार्ड लोहा। नर्म लोहा बहुत आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन हार्ड लोहा नहीं मुड़ता जल्दी से। तो नर्म लोहे को हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह देखिए भैया, यह क्वेश्चन हमारे खुद के रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि लोहे को नर्म से कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन को मिला देने पर, मिश्रण कर देने पर, लोहा में कार्बन को मिश्रित कर देने पर साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है अगर कार्बन को मिला दिया जाए। आप लोगों की बस की बात नहीं है उसको मिलाना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से मिले जाते हैं। मतलब लोहे में कार्बन को मिला दिया जाए तो लोहा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। रेल की पटरी देखे होंगे, बहुत कठोर लोहा होता है, तो उस लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। और यहाँ पे देखिए इस्पात, इस्पात का मतलब क्या होता है बहुत कठोर लोहा बनाना। कैसे बनता है, लोहा, निकिल और क्रोमियम तीनों को मिलाएंगे तो इस्पात बनता है। यह मिश्र धातु याद कर लीजिए। आगे पीतल कैसे बनता है, पीतल, जिंक और कापर। जिंक और कापर मतलब तांबा, तीनों को, दोनों को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा। ठीक है, कांसा कैसे बनता है, कांसा, यह भी एक धातु होती है। कांसा, कापर और टीन को मिलाने से कांसा बनता है। सोल्डर देखे होंगे, सोल्डर, सोल्डर जो रांगा आता है, रांगा कैसे बनता है, लेड और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर बनता है। अमलगम कैसे बनता है भैया, तो अमलगम बनता है पारा और अन्य तत्वों को मिलाने से अमलगम बनता है। कितनी आसान सी भाषा है, आप तो ऐसे पढ़ लिए लेकिन पता ना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यही चीज़ आपको फिर पढ़ाई जाएगी भाई, समझने का प्रयास कीजिए। मिश्र धातु तो बहुत इम्पोर्टेंट है, खैर अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। जितना है ना उतना अगर याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए इतना आपके दिमाग में आ जाएगा। जो मिल रहा है ना उसको लेते चलिए, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप खुद ही विश्वास नहीं होगा कि हम इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर से समझने का पड़ते हैं। लोहे को मजबूत बनाने के लिए हम उसमें कार्बन की मात्रा को मिला देते हैं तो लोहा कठोर बन जाता है। इस्पात कैसे बनता है, लोहा को निकेल और क्रोमियम को मिला देने से इस्पात बन जाता है। देखिए पीतल को कापर और जिंक को मिला देने से पीतल बन जाता है। ठीक है, पीतल बनाने के लिए कापर और जिंक की मदद चाहिए। कांसा बनाने के लिए कापर और टीन की मदद चाहिए। सोल्डर बनाने के लिए लेड और टीन की ज़रूरत पड़ी है। और अमलगम बनाने के लिए पारा दर मतलब पारा और अन्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। एक हम ट्रिक बना दीजिए, एक आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक बताएं, चलिए ट्रिक बता देते हैं यहीं पर आपको। पीतल बनाने का ट्रिक, पिताजी, पिताजी, पिताजी से आप पीतल बना लेंगे। कैसे, देखिए, पी से पीतल, ता से तांबा, कापर मतलब तांबा होता है, तो यहाँ पर कापर लिखिए चाहे तांबा। जी से जिंक भैया, आदो पीतल बन गया, पिताजी से पीतल बन गया। मतलब पीतल बनाना है तो तांबा और जिंक मिलाइए, बन गए पिताजी। ठीक है, पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक, यह ट्रिक है, याद कर लीजिए, मिश्र धातु बन गया। ठीक है, तो बस करते हैं इस वीडियो में।